हेलो गाइस, सो आज हमारी ये सेकंड क्लास आगे बढ़ते हुए ये आज हमारा सेकंड चैप्टर होने वाला है। पर चैप्टर नंबर 1 के आपको नोट्स पूरे कंप्लीट बना के रखने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला था ये बुक थोड़ी सी जर्नी वाइज चलेगी। फर्स्ट चैप्टर होगा तो सेकंड चैप्टर करने में मजा बहुत आएगा। अब चैप्टर नंबर 1 में अगर आपको कोई भी मटेरियल, मैं तो आपको बोलता हूं पूरी बुक का अगर आपको मटेरियल चाहिए, एमसीक्यू डेटा, वैसे तो मैं आपको प्रोवाइड इसमें स्क्रीनशॉट्स में और आप ले ही रहे होंगे, बट अगर डिटेल्ड मटेरियल पूरा लाइन वाइज चाहिए तो आप लोग इस डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे या मेल आईडी पे आप मैसेज करके और आप डेटा अपना एड्रेस बता के ले सकते हैं। सो गाइस, अब हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 5 ईयर प्लान, मतलब कि लॉन्ग पीरियड गोल्स। रुको एक बार, टॉपिक को जरा सोचो। अच्छा, दिमाग पे जोर नहीं डाल रहा हूं तुम्हारे, सिर्फ सोचने के लिए बोल रहा हूं। सोचो, लॉन्ग पीरियड गोल्स, ये जो 5-5 साल के प्लान बन रहे हैं, इनके ऑब्जेक्टिव क्या है? तो बेसिकली अपनी बुक के अकॉर्डिंग इसके टोटल 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ, ठीक है, बोर्ड्स का टारगेट रखना। सिर्फ क्वेश्चन कैसे आएगा मेंटली ये प्रिपेयर करना। हाँ जी, मैं क्वेश्चन और आंसर दोनों अभी आपको टाइम दूंगा स्क्रीनशॉट खींचने का और आपके सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले भी होगा। बट ग्रोथ, सर यहां पे क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है जीडीपी ग्रोथ। ये हर 5 ईयर प्लान का एक ऑब्जेक्टिव है, हर 5 ईयर प्लान का एक गोल है। अच्छा सर, ये कोई ऐसा होता है क्या कि मतलब एक फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना था वो इस ग्रोथ के लिए था? ऐसा कुछ नहीं है। मैं बोल रहा हूं अभी तक 12 प्लान बने हैं 5-5 साल के। 1951 से चालू हुए हैं, 2017 में 12वां प्लान, 12th प्लान खत्म हुआ है। तो उस 12 प्लान में हर प्लान का ये ऑब्जेक्टिव रहा है, ग्रोथ करना, जीडीपी ग्रोथ करना। गाइस, वर्ड पे ध्यान दो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस का मतलब टोटल, डोमेस्टिक मतलब देश का। सोचो ना, डोमेस्टिक एयरपोर्ट नाम क्यों रखा? देश का, देश के अंदर का। ग्रॉस टोटल डोमेस्टिक, देश का। प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन, देश का प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करना। ये एक गोल है, ये एक ऑब्जेक्टिव है हर साल का, हर 5 साल के प्लान का। तो पहला ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ, विच इज जीडीपी ग्रोथ। और ये अटेन कैसे किया जा सकता है? अगर हम हमारे देश में खेती बाड़ी, इंडस्ट्रीज, इनका प्रोडक्शन इंक्रीज करें तो। अच्छा सर, डिटेल में कैसे लिखना है और क्वेश्चन कैसा आएगा? तो परफेक्ट इसका क्वेश्चन कैसा आएगा और उसका डिटेल ये अभी आपके सामने स्क्रीन पे अपीयर होगा अलॉन्ग विद क्वेश्चन। सेकंड, पहले अपन देखते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। इजी है, वर्ड से लग रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट। दिमाग में पता है स्टूडेंट्स के फर्स्ट टाइम क्या आता है? सर मतलब सब जनता एम्प्लॉयड हो ही नहीं सकता ना। 132 करोड़, 132 करोड़ की पॉपुलेशन में ओल्ड एज है, स्टूडेंट है, सब एम्प्लॉयड कैसे हो सकते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट का गाइस इतना सा मीनिंग है, जो लोग काम करना चाहते हैं उनको काम मिल जाए। दोज हु आर विलिंग टू वर्क मस्ट गेट वर्क, ये है फुल एम्प्लॉयमेंट। और ये कोशिश हर 5 साल सरकार की रहती है कि हर 5 साल का ये एक टारगेट तो रहेगा। अब पता है, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा और सेम क्वेश्चन बुक में भी अभी आपके सामने अपीयर होगा। ये फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब सर आप ये कहना चाहते हो क्या कि उसमें कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है? द क्वेश्चन इज, यहां पे आप देखिए, फुल एम्प्लॉयमेंट मींस जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसा नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट में आपको ये बोलना चाहता हूं, जो लोग काम करना चाहते हैं, अगर देश की जनता 132 करोड़ है, काम करना चाहते हैं लोग 70 करोड़, अगर इन 70 करोड़ पीपल को जॉब मिल जाए तो बोलो ये है फुल एम्प्लॉयमेंट। अब सर परफेक्ट आंसर कैसे लिखना है? परफेक्ट आंसर पहले तो ये समझ लो कि इसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट कौन कौन से दिखाई देते हैं। अच्छा भाई, आप लोगों ने सुना होगा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, है ना? कौन सा? वो खेतीबाड़ी वाला। अच्छा सर कौन सा? खेतीबाड़ी में क्या होता है? जरूरत होती है 5 लोगों की, परिवार के सारे लोग, 8 लोग, 9 लोग उसमें जुड़ जाते हैं। 5 लोग मिलके भी 100 किलो गेहूं उगा रहे हैं, और भाई ये जो 8 लोग आ गए ये भी मिलके 100 किलो गेहूं उगा रहे हैं। तो ये जो 3 लोग एक्स्ट्रा आ गए इनको क्या बोलोगे? डिसगाइज्ड, इनकी जरूरत नहीं है। व्हेन मोर देन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीपल आर वर्किंग, इट इज नोन एज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और ये सीन आपको फुल एम्प्लॉयमेंट में दिखेगा। सर आप इतना प्रेशर क्यों डाल रहे हो टॉपिक पे? भाई मैंने क्वेश्चन बताया ना, बोर्ड्स का फोकस। ये देखिए, आप क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। इसका स्क्रीनशॉट कीजिए परफेक्ट आंसर का। आते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। अब इसके बाद मॉडर्नाइजेशन, थर्ड क्या है? ये गोल, मतलब ये वापस हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव। मॉडर्नाइजेशन का मतलब है टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ते बढ़ते
प्रोडक्शन को बढ़ाना। मतलब सर चरखा, जो ये धागा बनाने वाला चरखा गांधी जी के टाइम का था, उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा क्या? हाँ भाई उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, बट क्या वो मॉडर्नाइजेशन का पार्ट होता क्या? ऑब्वियसली नहीं। रोज नई टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है, तो देश की ये टेक्नोलॉजी के बढ़ने के साथ साथ जब देश का जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन। सिंपल लैंग्वेज में 3 पॉइंट छोटे छोटे लिख रखे हैं। इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड इज अ पार्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन गाइस। नेक्स्ट, एंड न्यू प्रोडक्शन टेक्निक्स, नए नए तरीके, अब एप्लीकेशंस आ गई हैं ऐसी जो कि बहुत सारी चीजों को एलिमिनेट कर रही हैं इंडस्ट्री में, कि पहले रजिस्टर लेके बैठना पड़ता था, अब भाई ऐप आ गई है, सब उसमें मेंटेन होता है, कौन सा माल ट्रक में चढ़ रहा है क्या, तो ये सब पार्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन है। मॉडर्नाइजेशन क्या है, इसका भी डिटेल्ड आंसर अभी आपको जस्ट इस क्लिप के एंड में मिलेगा। नेक्स्ट, सेल्फ रिलायंस। वर्ड से क्या लग रहा है सुनने में? सेल्फ रिलायंस, अपने ऊपर ही भरोसा रखना, अपने देश में इतना हो कि बाहर से मंगवाना ना पड़े। सेल्फ सफिशिएंट भी बोल दो, बहुत बुक्स में लिखा है देश सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, यह भी सरकार का हर 5 साल के प्लान का एक विषय रहता है। अच्छा भाई सर कैसे ये होता है? सिंपल, सरकार ने, इंडिया ने अचीव किया तो है ग्रीन रिवॉल्यूशन। कहीं सुना हुआ है? नहीं सुना है तो अगला चैप्टर का वीडियो देखना, डिटेल में पढ़ाऊंगा, टॉपिक भी है तुम्हारे कोर्स का। ग्रीन रिवॉल्यूशन से इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने अपने को फूड में सेल्फ सफिशिएंट बनाया। उसको कहीं से अब इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, गेहूं, ये सब फूड सेल्फ सफिशिएंट है। ये इंडिया का हर चीज के लिए टारगेट है, हर 5 साल का एक गोल है। सो सेल्फ रिलायंस इज अ गोल, इज एन ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब क्या है? रिड्यूसिंग इंपोर्ट्स, या फिर बोल सकते हो अवॉइडिंग इंपोर्ट्स एंड प्रोड्यूसिंग गुड्स विद इन द इकोनॉमी। एंड नीचे लिख भी रखा है मैंने, इंडिया इज फूड सेल्फ सफिशिएंट। आते हैं हमारे 5th पॉइंट की तरफ, 5th ऑब्जेक्टिव की तरफ, इक्विटी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। पता है एक बारी के लिए जब ये फर्स्ट टाइम स्टूडेंट टॉपिक पढ़ता है ना, तो सर बोला सिंपल तो सुना ही दे रहा है सर, ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, बांटना इक्वली। 20,000 रुपए हैं सर, 5,000 5,000 5,000 5,000 बांट दो। दिस इज नॉट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा मैंने अभी जो बोला, फिर इसको क्या बोलोगे सर? इट इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। रुको समझाता हूं। इक्विटी या इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल बात करी जाए तो दिस इज taking from the rich and giving to the poor to maintain the balance. Taking from the rich and giving to the poor to maintain the balance. जो हमारी दुनिया में अब हो रहा है, देश में अब हो रहा है, रिच आर गेटिंग रिचर, पुअर आर गेटिंग पुअरर, ये लाइन तो सुनी होगी। ये इस बैलेंस को वापस मेंटेन करने के लिए सरकार टूल्स निकालती है, सरकार कुछ रास्ते निकालती है, उसको बोलते हैं इक्विटी। और ये हर 5 साल के गोल, मतलब हर 5 ईयर प्लान का एक गोल है, दैट इज इक्विटी मींस ग्रोथ शुड बी फेवरेबल फॉर रिच एंड पुअर बोथ, एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो, एंड लास्टली रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ये टूल है सर। ये लास्ट वाला पॉइंट एक बार समझा लो तो समझो, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। आज तुम लोग देखो, जिसकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है उसको टैक्स भरना है 5%, उससे ऊपर पे और ज्यादा, उससे ऊपर पे और ज्यादा, उससे ऊपर पे और ज्यादा। मतलब एज द पर्सन इज गेटिंग रिचर, टैक्स ले रहे हैं, ले रहे हैं, ले रहे हैं। उधर दूसरा पॉइंट देखो, नरेगा, जन आवास योजना, ये क्या है? रिचर से लेके पुअरर को देने की टेक्निक, जिसको क्या बोलते हैं? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, नोन एज अ ऑब्जेक्टिव टर्म्ड एज इक्विटी। इसका एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक्चुअली इसके 2 क्वेश्चन है, एक मैंने अभी आपको जीडीपी ग्रोथ पढ़ाया, उससे रिलेटेड भी है। एक क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन इक्वल एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए इसका आंसर। ओके नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, इसका है ग्रोथ और इक्विटी को साथ में लेके चला जाता है, मींस डिफाइन ग्रोथ एंड इक्विटी पैरेलल टू ईच अदर। देखिए ये वाला क्वेश्चन आप इसका देखिए और इसका स्क्रीनशॉट जरूर क्लिक कीजिएगा। ओके गाइस, सो ये जो आपने अभी सारे क्वेश्चंस देखे, ये सारे पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस हम लोग बोर्ड्स में देखने को मिलेंगे। अभी इन सारे क्वेश्चंस को इसी तरीके से आपको थोड़ा बहुत अपनी लैंग्वेज में फ्रेम करके लिखना है। आइए हम बढ़ते हैं, अब ये जो ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि इस पूरे टॉपिक के सक्सेस और फेलियर सरकार को क्या क्या मिले हैं। हाँ जी दोस्तों, तो अब हम आते हैं चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, जो कि है सक्सेस, मतलब कि अचीवमेंट एंड फेलियर्स ऑफ प्लानिंग। इस पूरे प्लान के आज दिन तक जो ये फर्स्ट प्लान से लेके 12th प्लान तक बना है,
सर इसके क्या क्या सक्सेस है और क्या क्या फेलियर है। तो देखो पहला सक्सेस नेशनल इनकम में बढ़ोतरी आई है, बिल्कुल। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब चालू हुआ था? 1951। 12th 5 ईयर प्लान कब चालू हुआ था? 2012। तो हमको कुछ भी नहीं करना है, इसका डेटा याद करना है और लिखना है। सर पूरा याद करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये थोड़ी बहुत चीजें तो करनी पड़ेगी, ये छोटा मोटा डेटा याद करना पड़ेगा। तो नेशनल इनकम में पहले प्लान में 1951 में नेशनल इनकम ग्रो करी 4.6% पर एनम से, हर साल 4.6% से ग्रो करी, मतलब कि फर्स्ट प्लान का रिजल्ट है। ओके, 12th प्लान का रिजल्ट देखो तो 6.7% ग्रोथ थी नेशनल इनकम की। और आप लोग ये जान के हैरान हो गए कि 1951 से पहले जो ग्रोथ रेट थी वो थी सिर्फ 0.5% पर एनम। तो ये हमको एक लाइन में लिखना है, कैसे लिखोगे? national income increased during first plan, the increase in national income was 4.6% per annum, and during 12th plan the increase in national income increased to 6.7% per annum। सिर्फ इतना सही लिखना है क्या सर? करेक्ट, इतना सही लिखना है। सक्सेस के क्वेश्चन में कोई ऐसा अलग से पॉइंट आएगा क्या? नहीं, तुम्हारे को स्पेसिफिकली ये टॉपिक गिवन होगा, एक्सप्लेन अचीवमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग या एक्सप्लेन सक्सेस ऑफ प्लानिंग 5 ईयर प्लान्स, ये क्वेश्चन होगा। सेकंड पॉइंट पे ध्यान देते हैं, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। पता है स्टूडेंट, मैं बार बार हर स्टूडेंट को एक ही चीज बोलता हूं, वर्ड पे जनरल मीनिंग पे फोकस करो ना। पर कैपिटा इनकम, एक जने की इनकम, मतलब कि टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो। करेक्ट बात है। अभी मैं पर कैपिटा इनकम की बात करूं तो ये इंक्रीज हुई फर्स्ट प्लान में 2.7% से और 12th प्लान में इंक्रीज हुई 5.3% से। ये पर एनम है, हर साल का है। थर्ड पॉइंट, राइज इन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग्स में कितना इंक्रीज था? फर्स्ट प्लान में 9.5% नेशनल इनकम का सेव होने लगा, 9.5% हर साल की नेशनल इनकम का सेव होने लगा। और 12th प्लान में 31%, मतलब 2012 और 17 का रेशियो देखा जाए तो 31% नेशनल इनकम का सेविंग्स होने लगा। इन्वेस्टमेंट की रेट जीडीपी पे कितनी है? 9.3% पहले साल का इन्वेस्टमेंट रेट है, और 12th का है 33.3% जीडीपी पे इन्वेस्टमेंट है। मतलब कि अपन बात करें ये सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का सक्सेस है देश में। क्या मतलब, मैं तो बोल रहा हूं चलो बेसिक बात करो, क्या फायदे हुए हैं देश को? भाई सर रेलवेज आया है, आईटी आया है, नई नई टेक्नोलॉजी आई है, नए नए गुड्स बनना चालू हुई हैं। पहले सिर्फ 27 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज थी, कोल, पेट्रोलियम, अभी सर करीब करीब 900, मतलब कि करीब करीब देखा जाए तो 1000 अलग अलग डिफरेंट डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज हैं। तो ये सक्सेस ही तो है। चाहे बुक में से रटो, चाहे मेंटली इसको परफेक्टली लिखो, थोड़ा बहुत लर्न जरूर करना पड़ेगा। 12th बोर्ड्स हैं, बोर्ड्स के लिए करना पड़ेगा। ऐसे ही फोर्थ पॉइंट देखो, इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रा बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा। आईटी सेक्टर आया, बिल्कुल आया इस पूरे टाइम फेज में। रेलवेज आया, पावर जनरेशन बहुत ज्यादा बड़ी मेगावाट में अपनी। एंड कंपेयर किया जाए डेथ रेट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक तो है डेथ रेट और एक है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो। ये बहुत इंटरेस्टिंग फिगर है। डेथ रेट अपनी जो है पहले थी 27 पर 1000 जनों में, मतलब 27 पर 1000। ये मैं फिगर बता रहा हूं आपको 1950s का, जो कि कम हो गई अब 6.4 पर 1000। मतलब पहले हर 1000 जनों से 27 जनों की डेथ होती है, 27 जनों की, और अब करीबन देखा जाए 1000 जनों की कैलकुलेशन में 6.4 डेथ होती है हर 1000 जनों में। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो, ये भी एक पॉइंट है, लिखा हुआ नहीं है पर ध्यान देना। पहले कितनी थी? पहले 1950s की बात करूं तो थी सिर्फ 32 ईयर्स, और आज कितनी है? 68 ईयर्स। तो ये भी एक अपना सक्सेस ऑफ प्लानिंग है। लास्ट पॉइंट पे बात करी जाए, दैट इज इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अगर आप एक फैक्ट भी सीखेंगे और वो बुकिश पॉइंट भी है, इंडिया को इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 10th लार्जेस्ट रैंक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में दिया गया है, मतलब इंडिया की रैंकिंग ये है। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ में अपनी 7% पर एनम ग्रोथ होती है इन 5 ईयर प्लान्स के बाद। तो ये है हमारे अचीवमेंट्स ऑफ 5 ईयर प्लान। पर सर फेलियर्स भी बहुत दिखाई दे रहे हैं, वो तो चलो दिख ही रहे हैं। यहां पढ़ने से पहले अपन नॉर्मल बात करते हैं। सर गरीब जो है और गरीबी में जाता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, मतलब थोड़ा स्क्वीड हो गया है सर, वो वाला एक अपन बोल सकते हैं कि सीसो टाइप हो गया, एक तरफ पूरा रिच और एक तरफ पूरा पुअर सेगमेंट आ चुका है। ये एक्चुअल में एक फेलियर है जिसको बोलते हैं एब्जेक्ट पॉवर्टी। एब्जेक्ट पॉवर्टी का मतलब वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था पिछले टॉपिक में, रिच आर गेटिंग रिचर एंड पुअर आर गेटिंग पुअरर। नेक्स्ट बात करते हैं हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ती जा रही है, प्राइसेस चीजों की बढ़ती जा रही है। लोगों की रियल इनकम क्या होता है सर? रियल इनकम होती है परचेजिंग पावर, ये नहीं बढ़ रही है, बट लोगों की चीजों की प्राइसेस बढ़ती जा रही है। लेबर का आज भी वेजेस 300-400 रुपए के बीच में,
पर उसका खर्चा कम से कम 350 रुपया 300 रुपया हो चुका है, क्योंकि दाल चावल आटा इनका प्राइसेस बढ़ते जा रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, पेट्रोल का प्राइस इतना बढ़ गया है। तो दिस इज अ फेलियर ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। पहले की बात करूं, अगर 1950s की फर्स्ट प्लान की, तो करीब 50 लाख 53 लाख अनएम्प्लॉयड थे। और आज की बात करूं, नियरली 11th प्लान मतलब 2012 के सिचुएशन की बात करूं, तो लमसम 4 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड थे। ये भी देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। फेलियर ऑफ प्लानिंग इज अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं। एंड लास्ट पॉइंट पे बात करते हैं, दैट इज इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। सिंपल ले लो ना, समझाने की भी जरूरत नहीं है। मुंबई में रहने की जगह तक नहीं है। विद दिस पर हेड अवेलेबिलिटी कम हो गई है, पानी की फैसिलिटी नहीं है, रहने की फैसिलिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी सही से नहीं, मतलब अल्टीमेट एक लाइन, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। देश तो बढ़ गया सर, पॉपुलेशन बढ़ गई, नेशनल इनकम बढ़ गई, पर इंफ्रास्ट्रक्चर उतना है ही नहीं कि सबको सर्व करा जा सके। सबको सर्व मतलब हाउसिंग फैसिलिटी नहीं है, हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, हॉस्पिटल में नहीं है, तो इट इज पर हेड अवेलेबिलिटी इज लेस इन इंडिया। सो इन दी होल चैप्टर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, अगर मैं इन सारे टॉपिक्स को देखूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको फोकस करना है जो अभी जस्ट अपन ने पढ़ा, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 5 ईयर प्लान। ठीक है गाइस, यहां पे अपना ये चैप्टर तो कंप्लीट होता है। नोट्स अगर सेल्फ नहीं बनाए तो देखिए आज नहीं 5 दिन बाद ये टॉपिक भूल जाओगे। एक ही तरीका है बेस्ट 100% इस चैप्टर में स्कोर करने का, खुद के नोट्स बनाना चालू करो, स्क्रीनशॉट क्लिक करो, खुद के नोट्स बनाओ, और एक लैंग्वेज जो थोड़ी सी किताबी, मतलब जो मैं आपको स्क्रीनशॉट्स के लिए डेटा दे रहा हूं, और थोड़ी सी आपकी लैंग्वेज मिक्स करके जो जनरेट हो सकती है। मुझे लगता है इस वीडियो ने आपके इकोनॉमिक्स को बनाया होगा आसान। अब इस बार लाने हैं इकोनॉमिक्स में 80 ऑन 80। मैंने कोशिश पूरी करी है कि वीडियो को, हर कंटेंट को शॉर्ट में देने की कोशिश करूं, बट आगे नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा। स्टे ट्यून्ड गाइस, सी यू टुमारो।